चलिए अब हम लोकोमोशन मूवमेंट में मार्शियन प्रोटीन पे थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन पे आते हैं हम लोग। जैसा कि आप जानते हैं थिक फिलामेंट मार्शियन प्रोटीन से बने होते हैं। वन थिक फिलामेंट में एटलीस्ट 200 मार्शियन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं और एक मार्शियन प्रोटीन हेक्सामेरिक प्रोटीन है। 6 पार्ट्स होते हैं, 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से एक मार्शियन प्रोटीन बना होता है और उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैवी और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स लाइट नेचर के हैं। तो उनके मॉलिक्यूलर वेट और रिलेटिव साइज के बेसिस पे आप कह सकते हो कि वन मार्शियन प्रोटीन इज इक्वल टू H2L4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब यहाँ पे आप नोटिस करिए कि ये जो आप नोटिस करें ये और ये 2 हेवी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो गए मार्शियन प्रोटीन के, और ये आप लाइट चेन्स देख रहे हैं, 2 लाइट चेन्स एंड नेक्स्ट 2 लाइट चेन्स, 4 लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड 2 हेवी पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ये ऑर्गेनाइज होकर एक मार्शियन प्रोटीन फॉर्म करते हैं। ये आप एक मार्शियन देख रहे हैं। स्पेशली आप फोकस करिए कि मार्शियन प्रोटीन को आप जो देख रहे हैं तो मार्शियन प्रोटीन में कुछ मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स चलिए बना दे रहे हैं। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये मार्शियन प्रोटीन का, ये मार्शियन हेड कहलाएगा। मार्शियन हेड में स्पेशली आप फोकस करिए 1 पेयर एक्टिन बाइंडिंग साइट्स जहां पे ये थिन फिलामेंट से बाइंड करते हैं, और 1 पेयर अनदर साइट्स हैं जो एटीपी से बाइंड करने के लिए है। तो ये हो गया एटीपी बाइंडिंग साइट्स। तो मार्शियन हेड पे आप नोटिस करिए 1 पेयर एक्टिन बाइंडिंग साइट्स हैं थिन फिलामेंट से बाइंड करने के लिए, एंड अनदर 1 पेयर बाइंडिंग साइट्स हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स के लिए। मार्शियन हेड पे ये पूरा मार्शियन हेड नोटिस कर रहे हैं आप। फिर एक लिटिल पार्ट नेक जिसे हम लोगों ने नाम दे रखा है, और फिर एक मेजर पार्ट जिसे हम लोगों ने कह दिया टेल। तो अब कैसे ऑर्गेनाइजेशन, आप याद रखिए जितना पोर्शन आपको टेल का दिख रहा है, मार्शियन प्रोटीन का जो टेल है, आप याद रखिए इसको आप प्लेस कर दीजिए थिक फिलामेंट जो देख रहे हैं आप ना, इसके अंदर। ऑर्गेनाइज कैसे होता है मार्शियन प्रोटीन? तो मार्शियन प्रोटीन का जो टेल है वो थिक फिलामेंट के अंदर होता है, यहाँ पे अंदर। जो नेक और हेड पोर्शन है वो थिक फिलामेंट से बाहर एक्सटेंडेड आपको मैंने दिखाया है, और इसे हम क्रॉस आर्म कहते हैं। तो मार्शियन प्रोटीन का हेड और नेक थिक फिलामेंट से बाहर है और एक साथ टुगेदर इसे हम लोगों ने क्रॉस आर्म नाम दे रखा है। क्रॉस आर्म एक कॉन्सेप्ट हो गया। तो क्रॉस आर्म भी मार्शियन प्रोटीन का ही पार्ट है और थिक फिलामेंट मार्शियन प्रोटीन का ही पार्ट है। अब कौन कहाँ पे प्लेस्ड है ये एक आइडिया हो गया आपको। अब जैसा मैंने बताया कि मार्शियन हेड पे 1 पेयर एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होंगे, तो वो क्रॉस आर्म पे यहाँ पे लोकेट होंगे। तो याद रखेंगे आप, क्रॉस आर्म पे 1 पेयर एक्टिन बाइंडिंग साइट्स का लोकेशन होगा एंड अनदर 1 पेयर एटीपी बाइंडिंग साइट्स का लोकेशन होगा। आप यहाँ मान के चलिए एक्टिन बाइंडिंग साइट्स हैं एंड एटीपी बाइंडिंग साइट्स हैं, सारे क्रॉस आर्म के ऊपर। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है ट्रिप्सिन, वेरी पॉपुलर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ट्रिप्सिन, जिसका टेल रीजन में क्लीवेज साइट होता है। ये प्रोटियोलाइसिस कर सकता है एंजाइम मार्शियन प्रोटीन का उसके टेल रीजन में। ये मान के चले कि ये ट्रिप्सिन का क्लीवेज साइट है, यहाँ पे ब्रेकेज ला सकता है वो। तो जब मार्शियन प्रोटीन इस तरह से ट्रिप्सिन के द्वारा हाइड्रोलाइज्ड होगा तो 2 पार्ट में टूट जाएगा। ये एक मार्शियन का पार्ट हो गया और एक मार्शियन का पार्ट ये वाला हो गया। तो हम मार्शियन का जो ये वाला पार्ट है जिसमें सिर्फ हेवी पॉलीपेप्टाइड चेन्स के कुछ पोर्शंस आ गए हैं, तो इसे हम लोगों ने नाम दे रखा है LMM, लाइट मीरोमायोसिन। आप याद रखिए मीरोज वर्ड जो है उसका मीनिंग होता है पार्ट, तो ऐसे याद रखिए लाइट मीरोमायोसिन, लाइट पार्ट ऑफ मायोसिन। और ये जो सेगमेंट है मार्शियन प्रोटीन का, इसे हम लोगों ने नाम दे रखा है HMM। ये पूरा पोर्शन जो है ना HMM कहलाएगा, ये पूरा पोर्शन हेवी मीरोमायोसिन, हेवी पार्ट ऑफ मायोसिन। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा इस तरफ आते। ये क्या बना रखा है मैंने, तो यहाँ पे आप विजुअलाइज करिए कि ये एक जेड लाइन है, ये अनदर जेड लाइन, और 2 जेड लाइन के बीच के पोर्शन को हम सार्कोमियर कहते हैं। ये सार्कोमियर लिख रखा है मैंने। अब आप जानते हैं सार्कोमियर में 1 कंप्लीट
डार्क बैंड होगा। तो ये हो गया कंप्लीट डार्क बैंड। आपको बता रखा है मैंने कि एक डार्क बैंड को हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक डार्क बैंड के सेंट्रल पोर्शन को एच जोन कहते हैं, जिसमें सिर्फ थिक फिलामेंट्स नजर आएंगे। आप ऊपर से नीचे नोटिस कीजिए, सिर्फ थिक फिलामेंट्स हैं। ये थिक फिलामेंट है ये पूरा, ठीक ना। और थिक फिलामेंट जहां से जहां तक है हम उसे डार्क बैंड कहते हैं। तो ये थिक फिलामेंट के साथ साथ डार्क बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पोर्शन। और उसका जो सेंटर आप देख रहे हैं ये एच जोन हो गया, ये वाला एच जोन। यहाँ पे सिर्फ थिक फिलामेंट्स हैं। और डार्क बैंड का जो पेरिफेरल आउटर रीजन हो गया ये वाला और ये वाला, जो थिन के साथ ओवरलैप्ड रहता है। थिक और थिन दोनों ओवरलैप्ड हैं, तो इसे हम लोगों ने ओवरलैपिंग बैंड कह दिया। अब यहाँ से हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि ये एम लाइन क्या है। तो जैसे आप याद रखिए, ये आप नोटिस कर रहे हैं, ये एक मार्सिन प्रोटीन है और एक थिक फिलामेंट, ये पोर्शन जो देख रहे हैं आप, ये एक थिक फिलामेंट है। तो एक थिक फिलामेंट में मैंने बताया है एटलीस्ट 200 मार्सिन प्रोटीन्स होंगे। आप नोटिस करिए, जैसे ये एक मार्सिन प्रोटीन देख रहे हैं और ये फिर एक मार्सिन प्रोटीन। अभी जस्ट बताया मैंने कि मार्सिन प्रोटीन का जो टेल है वो थिक फिलामेंट के अंदर होगा, नेक और हेड एक्सटेंडेड होंगे, बाहर निकले होंगे इन फॉर्म ऑफ क्रॉस आर्म। तो जो एक थिक फिलामेंट में मेनी मार्सिन प्रोटीन्स होते हैं और इन सबका जो टेल है वो एक दूसरे से अटैच रहता है थ्रू अनदर वन प्रोटीन दैट इज कॉल्ड मायोमेसिन। ये मायोमेसिन प्रोटीन है जो मायोसिन प्रोटीन के टेल्स को एक दूसरे के साथ ना इंडायरेक्टली अटैच करता है। ये मार्सिन प्रोटीन का टेल मायोमेसिन से दूसरे प्रोटीन से जाके अटैच दिख रहा है। ये दूसरा मायोसिन प्रोटीन और उसका टेल है ये, और ये इस अपोजिट साइड से आके इस अनदर प्रोटीन से अटैच दिख रहा आपको। तो ये मायोमेसिन है। सपोज मैंने कहा, मान के चलिए कि एक थिक फिलामेंट में 200 मायोसिन प्रोटीन होंगे। मान लीजिए, कम से कम कहा मैंने 200, मान लीजिए 200 ही हैं। तो सपोज कुछ आउट ऑफ 200 मायोसिन प्रोटीन्स, कुछ मायोसिन प्रोटीन्स इस साइड से होंगे और कुछ मायोसिन प्रोटीन्स इस साइड से होंगे। और सारे मायोसिन प्रोटीन, एक थिक फिलामेंट में जितने मायोसिन प्रोटीन्स होंगे उनका टेल मायोमेसिन नाम के अनदर प्रोटीन से आके अटैच रहेगा। और यही मायोमेसिन थिक फिलामेंट के बीचों बीच पाया जाता है, जिसका अपीयरेंस एज एम लाइन दिखता है थिक फिलामेंट में। ध्यान देने वाली बात है ये, ठीक ना। अब ऐसे सोच के चलिए कि जैसे सपोज 100 मायोसिन प्रोटीन्स इधर से हो गए, 100 मायोसिन प्रोटीन्स इधर से हो गए, एटलीस्ट 200 मायोसिन प्रोटीन्स एक थिक फिलामेंट में आ गए। अब जैसा कि बताया मैंने कि मार्सिन हेड पे एटीपी बाइंडिंग साइट्स, ये एटीपी बाइंडिंग साइट्स होंगी ये, और एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होंगे। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, ये थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट्स पे मार्सिन बाइंडिंग साइट्स होंगी और मार्सिन प्रोटीन थिक फिलामेंट उसके तरफ से एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होंगी। अब ये दोनों साइड से यदि एक्सपोज्ड होंगे तो क्रॉस आर्म, दोनों साइड मतलब कौन कहा मैंने, थिन फिलामेंट का मार्सिन बाइंडिंग साइट और थिक फिलामेंट के मार्सिन प्रोटीन के मार्सिन हेड पे मौजूद एक्टिन बाइंडिंग साइट्स, दोनों तरफ के साइट्स, दोनों फिलामेंट्स के साइट्स यदि एक्सपोज्ड होंगे तो क्रॉस आर्म थिन फिलामेंट से बाइंड करेगा और ये क्रॉस आर्म थिन फिलामेंट को एच जोन के तरफ खींच करके लाएगा। और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो थिन फिलामेंट का मायोसिन बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज्ड हो और थिक फिलामेंट मार्सिन प्रोटीन मार्सिन हेड पर मौजूद एक्टिन बाइंडिंग साइट्स भी एक्सपोज्ड हों। दोनों फिलामेंट्स के साइट्स एक्सपोज्ड रहेंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि क्रॉस आर्म थिन फिलामेंट से बाइंड करेगा। और यदि वहां पे एटीपी बाइंड करता है, एटीपी मार्सिन हेड पे यानी क्रॉस आर्म पे बाइंड होता है और यदि वो हाइड्रोलाइज होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है क्रॉस आर्म को, तो फिर क्रॉस आर्म इस एनर्जी को यूज करेंगे, थिन फिलामेंट्स को एच जोन की तरफ पुल करेंगे और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने वाले है कि जो मार्सिन हेड देख रहे हैं आप, इसमें एटीपीएज एंजाइम की एक्टिविटी है।
यानी वो एटीपी जब यहाँ पे बाइंड करेगा, एटीपी बाइंडिंग साइट्स पे एटीपी बाइंड करेंगे, तो ये मार्सिन हेड एटीपी को हाइड्रोलाइज कर सकता है, तोड़ सकता है उसको एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो यहाँ पे याद रखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा कि मसल्स रिलैक्स होंगे, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एक और पर्टिकुलरली क्वेश्चन कि एटीपी जब मार्सिन हेड पे यानी क्रॉस आर्म पे हाइड्रोलाइज होगा तो क्रॉस आर्म थिन फिलामेंट से अटैच होंगे कि डिटैच होंगे। आप अटैचमेंट डिटैचमेंट के रेस्पेक्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ध्यान रखिए। तो स्टेप क्लियर करके रखिए। जब यहाँ क्रॉस आर्म पे यानी मार्सिन हेड पे एटीपी मॉलिक्यूल्स बाइंड करेंगे, मार्सिन हेड एटीपीएस की तरह काम करेगा, एटीपी मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोलाइज करेगा। यहाँ पे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में एटीपी मॉलिक्यूल्स टूटेंगे। एनर्जी जब यहाँ पे क्रॉस आर्म को मिलेगा तो ये क्रॉस आर्म थिन फिलामेंट्स को एच जोन की ओर पुल करेंगे। यानी एटीपी जब मार्सिन हेड पे हाइड्रोलाइज होता है, टूट जाता है, तो क्रॉस आर्म का थिन फिलामेंट से अटैचमेंट होता है और ये क्रॉस आर्म थिन फिलामेंट्स को एच जोन की तरफ पुल करते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे ऑलरेडी ब्रोकन एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो मिले हैं एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से, तो जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्रॉस आर्म पे बिल्ड हो रहे हैं वो यहाँ से साइड से रिलीज हो जाएंगे, बाहर रिलीज हो जाएंगे मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म में, और फिर यहाँ पे फिर से ये एटीपी बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज्ड हो जाते हैं, जहाँ पे फिर से फ्रेश एटीपी मॉलिक्यूल्स अपने साइट्स पे बाइंड करते हैं। फ्रेश एटीपी मॉलिक्यूल्स जब फिर से दोबारा बाइंड करेंगे मार्सिन हेड पे यानी क्रॉस आर्म पे, तो इस एटीपी मॉलिक्यूल्स के बाइंडिंग के रिस्पॉन्स में जो क्रॉस आर्म है वो थिन फिलामेंट से डिटैच हो जाते हैं। आप ध्यान रखेंगे जब एटीपी मॉलिक्यूल्स हाइड्रोलाइज होंगे क्रॉस आर्म पे एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तो क्रॉस आर्म मार्सिन हेड थिन फिलामेंट से अटैच होता है। और जब एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से मार्सिन हेड से रिलीज हो जाते हैं, साइट्स फिर से एक्सपोज हो जाता है, फ्रेश एटीपी मॉलिक्यूल्स जब बाइंड करते हैं यहाँ पे, तो क्रॉस आर्म थिन फिलामेंट से डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो जब क्रॉस आर्म डिटैच हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो थिन फिलामेंट्स जो पुल्ड हो चुके थे, एच जोन की तरफ पुल्ड हो चुके थे, इनके क्रॉस आर्म के अलग हो जाने की वजह से फिर से अपने प्रॉपर प्लेस पे लौट जाएंगे थिन फिलामेंट्स। जो जेड लाइन नजदीक आ जाता है थिन फिलामेंट्स को पुल करने के वजह से, जो जेड लाइन से नजदीक आ जाते हैं, डिटैचमेंट के बाद ये फिर से अपने प्रॉपर प्लेस पे रिटर्न हो जाएंगे, और जो सार्कोमियर छोटा हो गया था मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, वो फिर से अपने नॉर्मल लेंथ को रीस्टोर कर लेता है। इसे हम मसल रिलैक्सेशन कहते हैं। मैं एक बार सारा जितना भी स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है उस सबको मैं एक फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टेप बाय स्टेप मैं 1 by 1 मेंशन कर दूंगा। आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स ध्यान रखने, आपको LMM क्या है, HMM क्या है। एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होगी तो अटैचमेंट होगा क्रॉस आर्म का थिन फिलामेंट से कि डिटैचमेंट होगा, और फ्रेश एटीपी मॉलिक्यूल्स बाइंड करेंगे क्रॉस आर्म पे, तब क्या होगा, क्रॉस आर्म थिन फिलामेंट से अटैच होंगे कि डिटैच होंगे, ये सब ध्यान रखना आपको। अब एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट नोटिस करा दूं कि जब क्रॉस आर्म थिन फिलामेंट से अटैच होते हैं और थिन फिलामेंट्स को पुल करते हैं एच जोन के तरफ, तब इधर का जो जेड लाइन और इधर से जो जेड लाइन है ये एक दूसरे से नजदीक आता है। तो आप नोटिस करेंगे लाइट बैंड का पोर्शन है। लाइट बैंड जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जेड लाइंस के नजदीक आने के वजह से ये जो लाइट बैंड का साइज देख रहे हैं आप, लाइट बैंड का साइज कम हो जाता है पहले से। लाइट बैंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लाइट बैंड डिसअपियर्ड नहीं होगा और ना ही नॉर्मल होगा, लाइट बैंड का जो साइज है वो कम हो जाता है। दूसरा आप याद रखिए
कि जब थिन फिलामेंट्स जेड लाइन के साथ पुल्ड होकर के एच जोन के तरफ आएंगे, लाइट बैंड का साइज कम हो गया, तो एच जोन जो है उस पे क्या कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं? आप याद रखिए, एच जोन कहते हैं हम लोग, एच जोन डार्क बैंड का सेंट्रल पोर्शन है जहां पे से थिक फिलामेंट्स होते हैं। थिक फिलामेंट्स का थिन के साथ ओवरलैपिंग नहीं होती, तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा ये थिन फिलामेंट्स खिंचा करके जेड लाइन के साथ एच जोन वाले हिस्से के तरफ आएंगे, तो कहेंगे ये अब एच जोन डिफाइंड होने लायक एरिया नहीं है, अब हम इसे एच जोन नहीं कहेंगे, क्योंकि एच जोन का फीचर है कि वो डार्क बैंड का वो पोर्शन है जहां पे थिक फिलामेंट्स, ये थिक फिलामेंट्स थिन फिलामेंट्स के साथ ओवरलैप्ड नहीं होते, लेकिन थिन फिलामेंट्स के पुल्ड होने के वजह से अब तो इस रीजन में भी थिक के साथ ओवरलैप्ड होने लगेगा, तो इसीलिए कहा जाता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में एच जोन डिसअपियर्ड हो जाते हैं, थिन फिलामेंट्स का साइज कम हो जाता है, एच जोन डिसअपियर्ड हो जाते हैं। जो डार्क बैंड है वो अनअफेक्टेड होता है एज यूजुअली, उस पे जो भी नॉर्मल कैरेक्टर है उसका, जो भी उसका नॉर्मल लोकेशन है, नॉर्मल साइज है, वो सब रिटेन्ड रहता है डार्क बैंड का मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय। अब हम लोग रोल डिस्कस करेंगे कि कैल्शियम कैसे रोल प्ले करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। अनदर जो लेक्चर होगा, अनदर पार्ट लोकोमोशन मूवमेंट का, उसमें हम कैल्शियम के रोल पे आते हैं।